हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। तो आज की क्लास है हमारी मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट। ये है आपका नॉर्सेट एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एम्स में जितने भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको आते हैं जो आपका नॉर्सेट होता है उसके अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपको क्वेश्चन आते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चंस को ऐड किया गया है। आपके यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं, लेकिन जो भी लोग अदर स्टेट का पेपर दे रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट के लिए, यूपी के लिए, आंध्रा के लिए, कर्नाटका के लिए, मीन्स किसी भी स्टेट का आप पेपर दे रहे हैं, तो वहाँ के लिए भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। क्लास को एंड तक जरूर ज्वाइन किए रहे हैं। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करके रखें, जिससे आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए। क्वेश्चन है वो है आपका इमेज बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको आई थिंक 2020 में नॉर्सेट हुआ था उसमें आया था। क्वेश्चन है यहाँ पर आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द ट्यूब। तो यहाँ पर ये आपको एक ट्यूब दिख रही है, इसका नाम क्या है? ऑप्शन में लिंटन ब्लैकमोर ट्यूब, सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब, एनजी ट्यूब या फिर अनदी अब। तो यहाँ पर इस ट्यूब का नाम बताना है आपको कि इस ट्यूब का नाम है क्या। तो यहाँ पर ये जो ट्यूब आपको दिख रही है और इस तरीके के आपको यहाँ पर जो हर एक क्लास होगी उसमें कोशिश की जाएगी, यदि हमने 70 MCQ तक के गिवन क्लास में सॉल्व किए 1 आवर की क्लास में, आपको 20 क्वेश्चन आपके इमेज बेस्ड भी ऐड किए जाएंगे साथ में, क्योंकि आपको 20 to 25% सेक्शन है जो आपका इमेज बेस्ड क्वेश्चन है जो कवर करेंगे। तो यहाँ पर ये जो ट्यूब दिख रही है कहलाती है सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब। इस तरीके से इसको इंसर्ट किया जाता है और एक कब इंसर्ट की जाती है? जो ब्लीडिंग हो रही है, ईसोफेगस और स्टमक में कोई भी ब्लीडिंग हो रही है तो इसको स्टॉप करने के लिए ये ट्यूब है जो यूज़ की जाती है। यहाँ पर आपको एग्जाम में आते इस तरीके से एक प्रोसीजर शो हो सकता है कि ये कौन सा प्रोसीजर हो रहा है। तो ईसोफेगल जो ब्लीडिंग हो रही है या फिर स्टमक ब्लीडिंग हो रही है, ये जनरली या तो गैस्ट्रिक और ईसोफेगल वेरिसेस के कारण या फिर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ब्लीडिंग हो सकती है। तो इस ट्यूब के थ्रू उस ब्लीडिंग को हम क्या कर सकते हैं? स्टॉप कर सकते हैं और उस ब्लीडिंग को स्लो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको हो सकता है ट्यूब है इंसर्ट की हुई दिखाई जाए। यहाँ पर 3 इसके जो पोर्ट दिख रहे हैं, एक है ईसोफेगल बलून, दूसरा है गैस्ट्रिक एस्पिरेशन और थर्ड है गैस्ट्रिक बलून। तो यहाँ पर पूरे पोर्ट है, तो आपको इमेज है जो याद रखना है। बलून इन्फ्लेशन के लिए रहा है जो बलून, ईसोफेगल बलून रहेगा और ये रहा गैस्ट्रिक बलून। नेक्स्ट है यहाँ पर विच पोजीशन शुड बी गिवन फॉर वुमेन ड्यूरिंग यूरिनरी कैथेटराइजेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यदि किसी वुमेन में हम क्या कर रहे हैं, कैथेटर इंसर्ट कर रहे हैं, तो कौन सी पोजीशन देंगे? यहाँ पर मेल में और फीमेल में अलग अलग पोजीशन दी जाती है। इसके लिए जब हम कैथेटराइजेशन करते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर आपको इमेज में कैथेटर्स भी एग्जाम में आ सकते हैं, तो प्रोसीजर डायरेक्ट वीडियो बेस्ड क्वेश्चन में आपको दिख सकता है। यहाँ पर पूछा क्वेश्चन में कि पोजीशन कौन सी देंगे यदि किसी वुमेन के लिए हम यूरिनरी कैथेटराइजेशन कर रहे हैं? तो सुपाइन पोजीशन, डोर्सल रिक्वायरमेंट पोजीशन, फॉलोअर्स पोजीशन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। सभी पोजीशन देके हम क्या कर सकते हैं? यूरिनरी कैथेटराइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो वुमेन में जो पोजीशन यूज़ की जाएगी वो कि डोर्सल रिक्वायरमेंट पोजीशन। अब यहाँ पर आपको 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो वो यहाँ पे सभी ऐड किए गए हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ दैट आपको इमेज है जो ध्यान से देखना है। आपको एक तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि वुमेन में ही, वुमेन के लिए या फिर फीमेल क्लाइंट के लिए आपसे पूछते हैं कौन सी पोजीशन देंगे यूरिनरी कैथेटराइजेशन के टाइम पर, तो वो कि डोर्सल रिक्वायरमेंट पोजीशन। अब यदि आपको लगता है कि फीमेल और मेल में किसमें इजी है कैथेटराइजेशन करना, यूरिनरी कैथेटराइजेशन, तो इजी है फीमेल में। क्यों? क्योंकि एक तो शॉर्ट यूरेथ्रा रहेगा यहाँ पर, सेकेंड थिंग यहाँ पर कैथेटर को आपके लिए, इसीलिए मैंने इमेज ऐड की हुई है, इससे आप इजीली समझ सकते हैं। कैथेटर आपको इंसर्ट करना भी इजी रहेगा। एंड जो मेल हो गए, तो मेल में जो कैथेटराइजेशन होता है, क्योंकि जो ब्लैडर तक, पेनिस से ब्लैडर तक पहुँचने का जो यूरेथ्रा का जो शेप है कैसा हो जाता है? एस शेप का। किस तरीके का? एस शेप का। लेकिन ये फीमेल में कैसा होता है? एक तो शॉर्ट रहेगा, साइज कम रहेगी, इसीलिए फीमेल में सबसे ज़्यादा यूटीआई होने के चांसेस, और होता ही सबसे ज़्यादा फीमेल में ही यूटीआई है एज कम्पेयर टू मेल के। तो यहाँ पर मेल में कैथेटराइजेशन की हो सकता है आपको इमेज दे दी जाए, पूछा जाए कि कौन सा प्रोसीजर है, या फिर मेल और फीमेल में दोनों में से कैथेटराइजेशन
कैथेटराइजेशन करना किस में ईजी है, तो वो फीमेल में। किस में साइज ज़्यादा ली जाएगी, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर देखिए इन पॉइंट्स के थ्रू आपको इजीली समझ में आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेल में कैथेटराइजेशन करते हैं तो आपके लिए पेनिस को क्या करना है, क्लीन करना है रोटेटिंग मैनर में। किसमें, रोटेटिंग मैनर में, क्लॉकवाइज मैनर में। यदि वुमेन में, आप फीमेल में कैथेटराइजेशन करते हैं तो आपको यूरेथ्रा के लिए एंटीरियर टू पोस्टीरियर वे में क्लीन करना है आप, क्योंकि हमें इससे क्या करना है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है। हमेशा कैथेटराइजेशन के पहले जो ट्यूब है, कैथेटराइजेशन ट्यूब, वहाँ पर आपको लिग्नोकेन जेली है जो यूज़ करना है। थर्ड थिंग, यदि फीमेल में, आप मेल में कैथेटराइजेशन कर रहे हैं तो आपको जेली कहाँ तक लगानी है, 7 इंच तक, क्योंकि इनमें जो कैथेटराइजेशन होगा मेल में तो यहाँ पर जो यूरेथ्रा की साइज है क्या है, ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर आपको जेली भी 7 इंच तक यूज़ करना है। फीमेल में 1 to 2 इंच, और मेल में कैथेटर इंसर्ट किया जाएगा 9 इंच तक, और फीमेल में किया जाएगा 3 इंच तक। ये क्या पर्टिकुलर वैल्यू है। फॉलेस कैथेटर को हमेशा, फॉलेस कैथेटर के लिए हमेशा क्या करना है, 5 to 10 ml स्टेराइल वाटर में क्या करना है, हमें रखना है। और जब भी जो बलून को इन्फ्लेट किया जाता है, यहाँ पर ये देखिए टाइप ऑफ कैथेटर भी दिए हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर इनके लिए आपको अब यहाँ पर ये चारों इमेज प्रॉपरली देखना है। तो यहाँ पर हमने देखा डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन देंगे फीमेल के लिए, किस तरीके से क्लीन करना है, क्या यूज़ करना है, कितना इंसर्ट करना है। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर टाइप ऑफ फॉलेस कैथेटर दिए हुए हैं। एग्जाम में आपको जरूरी नहीं है कि यही आ जाए जो मैंने पढ़ाया है, हो सकता है आपको 4th नंबर की इमेज आ जाए, 2nd नंबर की आ जाए, 3rd आ जाए, तो 1st आ जाए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट आपको ओनली प्लेन ट्यूब जैसे दिख रहा है, रॉबिन्सन वन वे कैथेटर और स्ट्रेट कैथेटर, इसका नाम क्या है, रॉबिन्सन वन वे कैथेटर, क्योंकि इसमें दो अलग अलग ट्यूब नहीं दी हुई है। सेकंड में है काउड 2 वे कैथेटर, जो लेटेक्स का बना हुआ होता है, और जनरली जो काउड है इसके लिए जो बेनाइन पोस्टेट हाइपरट्रॉफी के पेशेंट होते हैं इनमें यूज़ किया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड भी बढ़ती जाती है, इसीलिए। फिर आता है यहाँ पर जो 3rd नंबर पर है, इसके लिए क्या कहा गया, काउड 2 वे कैथेटर, क्योंकि यहाँ पर 2 ट्यूब दिख रही हैं आपको। फिर आता है लास्ट में, तो एक कहलाएगा रॉबिन्सन 3 वे कैथेटर, जो कि लेटेक्स का बना हुआ है। चारों के नाम और इमेज आपको याद रखना आपका काम है। अब कैथेटर की साइज भी अलग अलग होगी कि फीमेल में कौन सा लगाया जाएगा, मेल में कौन सा। यदि इन्फेंसी पीरियड से हम स्टार्ट करते हैं, इससे इन्फेंसी पीरियड से, तो 5 to 8 फ्रेंच का इन्फेंसी पीरियड में लगाया जाएगा। यदि इन्फेंट है बच्चा, क्या कितने साइज का लगेगा, फ्रेंच साइज काउंट की जा रही, किस में की जा रही, डायमीटर और इंटरनल डायमीटर, वो फ्रेंच में, तो 5 to 8 फ्रेंच का। चिल्ड्रन में 8 to 10, फीमेल में 14 से 16 और मेल में 16 से 18। यहाँ पर स्ट्रेट टिप, यहाँ पर कैथेटर इंसर्शन की जो काउट टिप है जनरली BPH में यूज़ किया जाता है। जो टिप दिख रही है आपको कैथेटर की, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होगा, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है मेल में रहेगी तो प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज भी बढ़ती जाती है, जो यूरेथ्रा के बीच में क्या करेगी, इसीलिए यहाँ पर ये रही जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, एज बढ़ेगी तो ये ग्लैंड भी क्या होती जाएगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इसीलिए जो यहाँ पर क्या यूज़ किया जाएगा, काउट में जो यहाँ पर टिप आपको कर्व से दिख रही, इस तरीके का कैथेटर यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ द आइसबर्ग रिप्रेजेंट। तो यहाँ पर सबमर्ज्ड पोर्शन है जो आइसबर्ग का, वो क्या रिप्रेजेंट कर, आइसबर्ग का क्या शो कर रहा है, अनडायग्नोस्ड केस दिखा रहा है, क्लिनिकल केस दिखा रहा है, डेड केस दिखा रहा है, या फिर ट्रीटेड केस दिखा रहा है। अब आपको एग्जाम में या तो इमेज दे दी जाएगी कि ये क्या है, तो ये आइसबर्ग फिनोमिना डिसीज के लिए फिनोमिना लाया गया था, इसका नाम क्या, आइसबर्ग फिनोमिना। अब यहाँ पर फ्लोटिंग टिप और फ्लोटिंग टिप के अलावा यहाँ पर आपको सबमर्ज्ड पोर्शन, मतलब बीच का जो पोर्शन है वो क्या चीज़ें दिखा रहा है, सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तीनों सेक्शन इसके दिख रहे हैं। तो जो सबमर्ज्ड पोर्शन है क्या शो कर रहा है, ये शो करता है सब क्लिनिकल केस को, करियर क्या है, अनडायग्नोस्ड केस क्या है। जो सबमर्ज्ड पोर्शन रहा है यहाँ पर सेंटर का, तो ये क्या शो कर रहा है आपके लिए, अनडायग्नोस्ड केस, ऐसे केस जो क्या हुए हैं, डायग्नोज नहीं हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर, और जो फ्लोटिंग टिप है क्या है, फ्लोटिंग टिप है, ऐसे केस प्रेजेंट करेगा जो केस डॉक्टर ने क्या किए हैं,
डॉक्टर ने अपनी प्रैक्टिस में चेक किए हैं या फिर डॉक्टर के थ्रू चेक किए केस है, वो क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा फ्लोटिंग टिप। लेकिन जो केस चेक ही नहीं हुए हैं, अनडायग्नोज्ड है, करियर है या फिर एक तरीके से हमें क्या सब क्लिनिकल केस में आते हैं, वो सबमर्ज्ड पोर्शन शो करेगा आपको। ये फ्लोटिंग टिप एंड सबमर्ज्ड पोर्शन है, जो दोनों याद रखना है, आपको एग्जाम में आ सकते हैं। फ्लोटिंग टिप पूछे तो ऐसे केस डॉक्टर ने चेक कर लिए, फाइंड आउट किए, कंफर्म किए हैं, लेकिन जो सबमर्ज्ड पोर्शन है क्या आपको शो करेगा, जो केस डायग्नोसिस नहीं हुए हैं। नेक्स्ट वन इज विच मैन्यूवर इज सीन इन दिस इमेज। यहाँ पर ये देखिए दोनों हाथ से क्या किया जा रहा है, आपके बिलो द अम्ब्लाइकस प्रेस किया जा रहा है, यहाँ पर क्या होता है, ब्लैडर। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा मैन्यूवर इस इमेज में आपको दिख रहा है, लॉपसेट मैन्यूवर, डंकन मैन्यूवर, क्रेट्स मैन्यूवर या फिर वाल्साल्वा मैन्यूवर। ये सभी मैन्यूवर आपको एग्जाम में आ सकते हैं, पूरे 100% चांस रहेंगे आने के। डंकन मैन्यूवर यूज किया जाता है किसके लिए, प्लेसेंटा को रिमूव करने के लिए। वाल्साल्वा मैन्यूवर यूज किया जाता है जब फीटल है जो नॉर्मल पोजीशन में ना हो तो उसको टर्न करने के लिए। फिर यहाँ पर आता है क्रेट्स मैन्यूवर। क्रेट्स मैन्यूवर यूज किया जाता है कि यदि किसी को नॉर्मली यूरिन पास आउट नहीं हो रही है तो क्या करेगा, पेशेंट अपने एब्डोमेन को अपने पाम्स से बिलो द अम्ब्लाइकस और बिलो द नेवल, तो आपकी नाभि है उसके नीचे बहुत जोर से प्रेस करेगा और जेंटली नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगा, जिससे क्या हो, यूरिन पास आउट हो जाए। और मैन्यूवर क्या कहलाता है, क्रेट्स मैन्यूवर। आपको एग्जाम में या तो इमेज दे के पूछा जा सकता है कि कौन सा मैन्यूवर हो रहा है यहाँ पर, तो ये क्रेट्स मैन्यूवर। नेक्स्ट वन है यहाँ पर व्हाट इज द नर्स डूइंग व्हेन फॉर्मुलेटिंग अ नर्सिंग डायग्नोसिस। तो यदि कोई नर्स एक नर्सिंग डायग्नोसिस बनाती है तो वो सबसे पहले क्या करेगी, प्लानिंग करेगी, असेसिंग करेगी, इम्प्लीमेंटेशन करेगी या फिर एनालिसिस करेगी। तो सबसे पहले कोई नर्स यदि नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने वाली है तो क्या करेगी, सबसे पहले एनालिसिस, क्या करेगी, एनालिसिस। फिर आफ्टर दैट जो स्टेप आते हैं एनसीपी के, वो यहाँ पर अप्लाई किए जाएंगे। तो यदि सबसे पहले आप क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, असेसमेंट। असेसमेंट में आप क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा दो तरीके का होगा, एक होगा सब्जेक्टिव डेटा, दूसरा होगा ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा होगा जो पेशेंट आपके लिए बताएगा, क्या होगा, पेशेंट आपको बताएगा, वो कहलाएगा सब्जेक्टिव डेटा। और जो आपने देखा, डॉक्टर ने बताया, वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव डेटा। अब यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस में यदि मान लीजिए मैंने यहाँ पर फीवर को लेके बताया है, फीवर के लिए मैंने एनसीपी बनाया, तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा आपका, अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन एज एविडेंस बाय टेकिंग द टेम्परेचर। तो क्या होगा आपका नर्सिंग डायग्नोसिस। फिर आपको क्या करना है, प्लानिंग करनी है, गोल बनाना है कि अब जो टेम्परेचर बढ़ा है उसको हमें कम करना है। फिर इंटरवेंशन में आप क्या करेंगे, मतलब क्या क्या चीज़ें आप करेंगे उस पेशेंट के ऊपर जिससे उसका टेम्परेचर कम हो जाए। फिर आता है यहाँ पर कि इम्प्लीमेंटेशन। आपने अब इस जितनी चीज़ें इंटरवेंशन में लिखी हुई हैं कि वाइटल साइन ले लिया, कोल्ड स्पंजिंग कर दी, एक्स्ट्रा ब्लैंकेट दे दिया, पेशेंट को काम एनवायरनमेंट दे दिया, हेल्दी डाइट दे दी, सब दे दिया, एंटीपायरेटिक दे दी, डोलो दे दी, क्रोसिन दे दी, सब दे दिया। अब आपका आता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब आपने सब कुछ अब कर दिया। फिर आफ्टर दैट रिजल्ट आएगा कि क्या पेशेंट का टेम्परेचर कम हुआ है या नहीं, तो एक इसमें आएगा इवैल्यूएशन में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर इन इमेज पुलिन साइन एंड ग्रेट अदर साइन सीन। दोज आर द क्लासिकल साइन ऑफ विच डिसीज। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए क्वेश्चन, दो साइन दिख रहे हैं, पुलिन साइन, दूसरा ग्रेट अदर साइन। दोनों में ही इंटरनल ब्लीडिंग के कारण ये प्रॉब्लम हुई है। तो यहाँ पर ये जो दोनों साइन दिख रहे हैं किस डिसीज में देखने को मिलेंगे, पैंक्रेटाइटिस, गैस्ट्राइटिस, अपेंडिसाइटिस या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर कौन से साइन दिख रहे हैं आपके, किस डिसीज में दिखेगा, पुलिन साइन और ग्रेट टर्नर सिंड्रोम। एग्जाम में आपको या तो एक सिंगल इमेज दे के पूछेंगे कि ये क्या है, या फिर आपको पूछ सकते हैं कि किस डिसीज के साइन है। तो ये दोनों हैं पैंक्रेटाइटिस के साइन, इसके पैंक्रेटाइटिस के साइन है दोनों। इसमें जो पुलिन साइन है, देखिए जो अम्ब्लाइकस के चारों तरफ या फिर अपर और लोअर साइड में आपको क्या दिखेगा, हेमरेजिक पैचेस देखने को मिलेंगे। क्या है, इरेगुलर हेमरेजिक पैचेस अराउंड द अम्ब्लाइकस। लेकिन ग्रेट टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, बाइलेटरल साइड, या तो एक साइड क्या होगा आपको
ब्रशिंग या फिर ब्लीडिंग टाइप से जो आपको साइन देखने को मिलेंगे और क्यों हुए हैं, रेट्रोपेरिटोनियम अराउंड द किडनीज एंड पैंक्रियास, तो पैंक्रियास के कारण कुछ ब्लीडिंग हुई है उसके कारण। तो ये दोनों किसके क्लासिकल साइन माने जाते हैं ग्रे टर्नर साइन और क्लूइन साइन, दोनों किस में देखने को मिलते हैं, पैंक्रीटाइटिस में। नेक्स्ट वन इज टेट्रासाइक्लिन इज यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ, तो टेट्रासाइक्लिन है जो किसके प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट में यूज की जाती है, कोलेरा के, मेनिंजाइटिस के, लेप्टोस्पायरोसिस के या फिर बॉर्डेटेला के। तो टेट्रासाइक्लिन यूज की जाती है किसके प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट में यूज की जाती है, तो ये यूज की जाती है कोलेरा के लिए, कोलेरा को क्या करने के लिए, ट्रीट करने के लिए। तो टेट्रासाइक्लिन के अलावा डॉक्सीसाइक्लिन भी ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है, एग्जाम में आ सकता है। लेकिन यदि दोनों ऑप्शन है तो आपको टेट्रासाइक्लिन को मार्क करना है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन नहीं है तो डॉक्सीसाइक्लिन को भी मार्क कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए यदि मास आउटब्रेक हुआ है कोलेरा का, मान लीजिए कि पूरे बेंगलोर में या फिर पूरे भोपाल में कोलेरा फैला हुआ है, तब हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि पूरे मध्य प्रदेश में कोलेरा फैल जाए तब हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक इसके लिए है, यदि क्लोज कम्युनिटी में क्या है, किसी क्लोज कम्युनिटी में कोलेरा फैल रहा है तब हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि यही कोलेरा पूरे वाइड लेवल पर फैलता है तब हम इसको यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, मर्फी साइन सीन इन विच डिसीज, तो मर्फी साइन किस डिसीज में देखने को मिलेगा, ऑप्शन में है यहाँ पर कॉलीसिस्टाइटिस, कॉलीलिथियासिस, मल्टीपल माइलोमा या फिर कार्डियक टेम्पोनेट। किसमें है जो मर्फी साइन देखने को मिलेगा, कौन सी डिसीज है जिसमें मर्फी साइन देखने को मिलेगा, किसमें, कॉलीसिस्टाइटिस में। किसमें, कॉलीसिस्टाइटिस। कॉलीसिस्टाइटिस का मतलब क्या होता है, गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन का होना। किसमें, गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन का होना। कॉलीलिथियासिस, जहाँ पर भी थियासिस वर्ड जुड़ता है दैट मीन्स क्या हो गया, अब स्टोन हो गए। गॉल ब्लैडर में यदि इन्फेक्शन हो गया तो कॉलीसिस्टाइटिस, यदि गॉल ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन हो गया, पथरी हो गई जिसको हम कहें, तो वो कहलाएगा कॉलीलिथियासिस। मल्टीपल माइलोमा का मतलब है WBC का कैंसर होना, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स का कैंसर होना। अब यहाँ पर जो मर्फी साइन देखने को मिलेगा एक असेसमेंट के कारण देखने को मिलेगा। कब करेंगे, जब डॉक्टर असेसमेंट करेगा आपका तब आपको पता चलेगा। तो कॉलीसिस्टाइटिस में जो मर्फी साइन देखने को मिलेगा इसके लिए कैसे पता किया जाएगा, पेशेंट इज आस्क्ड टू इनहेल व्हाइल द एग्जामिनर हुक्स हिज फिंगर अंडर द लिवर बॉर्डर एंड प्रेसेस इन। तो पेशेंट को कहा जाएगा कि आप सांस क्या कीजिए, इनहेल लीजिए, सांस को खींचिए, एंड देन डॉक्टर क्या करेगा, आपका जो लिवर बॉर्डर है वहाँ पर प्रेस करेगा अपनी फिंगर से। लेकिन जब आपने क्या किया, सांस खींची अपने अंदर की तरफ, और डॉक्टर ने जब भी उस टाइम पर प्रेस करके चेक किया तो आपको पेन होगा, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, कहलाएगी मर्फी साइन, और देखने को मिलेगा कॉलीसिस्टाइटिस में। देखिए यहाँ पर आपको एग्जाम में आ सकता है, इमेज दे के पूछा जा सकता है कि कौन सा साइन चेक किया जा रहा है या फिर क्या किया जा रहा है। तो यहाँ पर गॉल ब्लैडर के लिए मर्फी साइन को असेस किया जा रहा है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, नेम द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर दैट किल्स मैन इन द वर्ल्ड। तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कैंसर के कारण जो डेथ होती है वो कौन सा कैंसर है, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, लिवर कैंसर या फिर कोलोन एंड रेक्टम कैंसर। यदि फीमेल में बात करें तो सबसे कॉमन है सर्वाइकल एंड ब्रेस्ट कैंसर। यदि पूरे वर्ल्ड में बात करें, पूरे वर्ल्ड में मेन में स्पेशली बात करें तो मेल में सबसे कॉमन होता है लंग कैंसर। कौन सा, लंग कैंसर। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, बेस्ट मेथड यूज्ड फॉर स्पुटम डिस्पोजल। तो यदि हमें स्पुटम को डिस्पोज करना है तो बेस्ट मेथड कौन सी होगी, ब्लीचिंग पाउडर, फिनॉल, बर्निंग या फिर फ्यूमिगेशन। तो बेस्ट मेथड स्पुटम को डिस्पोज करने के लिए वो है ब्लीचिंग पाउडर। मान लीजिए हॉस्पिटल में या फिर कहीं पर भी किसी ने जाके थूक दिया, कहीं पर भी किसी ने जाके थूक दिया, तो जो थूका स्पिट किया है तो उस स्पुटम को हम कैसे डिस्पोज करेंगे, तो उसको हम ब्लीचिंग पाउडर से क्या कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर से हम स्पुटम को डिस्पोज कर सकते हैं, स्टूल को क्या डिस्पोज कर सकते हैं, एंड यदि आपको ओटी में पूछे तो फ्यूमिगेशन से कर सकते हैं। किससे, फ्यूमिगेशन से। बर्निंग यूज़ किया जाएगा इंसिनरेशन की मेथड में जनरली
जो भी ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट होगा उनको इंसिनरेशन की प्रोसेस यूज़ की जाती है, जो बर्निंग प्रोसेस कहलाती है, उसके थ्रू बेस्ट मेथड पूछें इसके लिए हॉस्पिटल में ब्लड स्प्लेज के लिए बेस्ट मेथड पूछें तो क्या होगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड, चाहे वो कोविड का हो, HIV का हो, कोई सा भी हो। और जितनी भी जो भी कैथेटर्स वगैरह होते हैं उनको डिस्पोज किया जाता है, फिर स्टरलाइज किया जाता है, किससे, ग्लूटाल्डिहाइड से। तो आपको बेसिक टर्म्स है जो याद रखना है। बेस्ट मेथड पूछे आपको स्टरलाइजेशन के लिए तो वो है ऑटोक्लेविंग। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच पोजीशन इज यूज्ड फॉर स्पाइनल टेप और लंबर पंचर। आपको ये क्वेश्चन स्पाइनल टेप से 4 क्वेश्चन तक आपको एग्जाम में आते हैं। पोजीशन पूछ सकते हैं आपसे, निडल पूछ सकते हैं, या फिर कौन सी वर्टिब्रा में है जो निडल हम इंसर्ट करेंगे स्पाइनल टेप और लंबर पंचर के लिए। तो यहाँ पर स्पाइनल टेप और लंबर पंचर के लिए कौन सी पोजीशन देंगे, सी शेप पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन, या फिर बोथ, या फिर ओनली ए बस। तो कौन सी पोजीशन देंगे। तो यहाँ पर जब हम पोजीशन की बात कर रहे हैं स्पाइनल टेप और लंबर पंचर के लिए तो इसमें क्या किया जाता है, CSF को निकाला जाएगा निडल इंसर्ट करके। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, स्पाइनल टेप और लंबर पंचर। तो इसको हम डायरेक्ट तो नहीं करेंगे कि जाके जैसे आपने IM IV इंजेक्शन लगा देते हैं सबक्यूटेनियस, तो आप सीधा जाके स्पाइनल टेप भी कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये एज ए नर्स है जो बहुत ही रेयर केस में करती हैं इस प्रोसीजर को, जो ट्रेंड डॉक्टर होते हैं वही करते हैं स्पाइनल टैप और लंबर पंचर को। यहाँ पर जो पोजीशन यूज़ की जाती है पेशेंट के लिए इस तरीके से, या तो सी शेप पोजीशन दी जाएगी, या फिर सी शेप पोजीशन जिसको हम क्या कह सकते हैं, लाइंग पोजीशन दे सकते हैं, सिटिंग पोजीशन दे सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो आपकी वर्टिब्रा है, लंबर पंचर किया जा रहा है यहाँ पर, तो जो वर्टिब्रा है इनमें क्या होगा, गैप होगा, जिससे जो निडल है ये रही यहाँ पर स्पाइनल निडल जिसको हम कहेंगे BD स्पाइनल निडल और स्पाइनल निडल फिक्सर। तो यहाँ पर ये पार्ट दिए हुए हैं, लेकिन निडल ये देखिए इस तरीके की आती है, यहाँ पर तीनों टाइप की दी हुई है। लेकिन यदि यहाँ पर बात की जाए तो आपको एग्जाम में आ सकता है, जो पोजीशन यूज़ की जाएगी तो सी शेप भी होगी, नी चेस्ट भी होगी। यहाँ पर ये देखिए जो पोजीशन दी हुई है, लंबर पंचर करके क्या निकाला जाएगा, CSF निकाला जाएगा। जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है उसको चेक किया जाएगा कि पेशेंट को मेनिंजाइटिस तो डेवलप नहीं हो रहा है या फिर कोई अदर इन्फेक्शन तो नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए जनरली अब बात की जाती है साइज़ की, तो 26 गॉज की निडल यूज़ की जाएगी। नॉर्मल निडल यूज़ नहीं होती है लंबर पंचर के लिए, इसकी सेपरेट निडल आती है। साइज है 26 गॉज। लोकेशन पूछे एडल्ट में तो L3 to L4 और बच्चों में पूछे तो L4 to L5। क्या है, बेस्ट लोकेशन है लंबर पंचर के लिए, L3 to L4 वर्टिब्रा या फिर L4 to L5 बच्चों में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर सिमेट्रिकल यूनिलोक्यूलर रैसेस फर्स्टली अपीयरिंग फ्रॉम ट्रंक एंड देन ऑन फेस, आर्म्स एंड लेग्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच डिसीज। तो सिमेट्रिकल यूनिलोक्यूलर रैसेस देखने को मिल रहा है, लेकिन ये रैसेस सबसे पहले ट्रंक में देखने को मिल रहा है आपको, देन आफ्टर आपके फेस पर होंगे, आर्म्स पर होंगे, लेग्स पर होंगे और आफ्टर दैट पूरी बॉडी में आपके फैलेंगे। तो ये कौन से रेसेस हैं, ऑप्शन में स्मॉल पॉक्स, रूबेला, चिकन पॉक्स या फिर मीजल्स। तो यदि आपको इसका आंसर इस तरीके से समझ में नहीं आता है तो आपको इसके रेसेस याद रखना है कि इस तरीके के रेसेस ओनली चिकन पॉक्स में ही स्प्रेड आउट होते हैं। फर्स्टली ये क्या रहेंगे, आपके ट्रंक में होंगे, देन आफ्टर पूरी बॉडी पे होंगे। फर्स्ट जो रेसेस देखने को मिलेंगे चेस्ट या फिर ट्रंक में, बैक, फेस, देन आफ्टर आपकी बॉडी में। लेकिन ये जो रैसेस हैं यहाँ पर चिकन पॉक्स के, इनमें क्या रहेगा, फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स भी रहेंगे। आपको चिकन पॉक्स की जगह एग्जाम में मंकी पॉक्स भी आ सकता है, मैंने आपको पढ़ा दिया है पूरा मंकी पॉक्स 5 मिनट में, आपको वो एग्जाम में ज़रूर रखा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर द मोस्ट कॉमन सिग्निफिकेंट हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर ऑफ अ कम्युनिटी। यदि किसी कम्युनिटी का हमें हेल्थ स्टेटस जानना है कि कम्युनिटी में कितने लोग स्वस्थ हैं, कितने बीमार हैं, सभी चीज़ें आपको किस तरीके से पता चलेंगी। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन से, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ से, या फिर डिसेबिलिटी प्रिवलेंस से, जिससे आपको पता चलेगा बेटर और इंडिकेटर जिसको मानेंगे हम हेल्थ स्टेटस के लिए कम्युनिटी में, तो वो होगा आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ। क्या होगा,
लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ पूरी पॉपुलेशन की मॉर्टेलिटी लेवल को रिफ्लेक्ट करने का काम करेगा। कौन? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ। यहाँ पर एज ग्रुप यदि बात करें तो वो एज ग्रुप होगा जनरली इन्फेंसी पीरियड। क्या होता है, आपको एक और क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बेटर हेल्थ स्टेटस आपको जो यदि पता चला तो किससे? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ से। और एक और आता है, होता है IMR। क्या होगा? IMR इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट से। नेक्स्ट वन है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडी क्रिएट्स। तो यदि रेडीमेड एंटीबॉडी आपने मार्केट से ली और एडमिनिस्टर कर दी तो आपके लिए कौन सी इम्यूनिटी मिलेगी? एक्टिव एक्वायर्ड, पैसिव एक्वायर्ड, एक्टिव नेचुरल या फिर पैसिव नेचुरल। इम्यूनिटी से आपको 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो पूरा इम्यूनिटी सेक्शन आपको पढ़ के जाना है। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है एग्जाम के लिए, आपका 11 सितंबर को पेपर होने वाला है। रेडीमेड एंटीबॉडी एडमिनिस्टर करने से क्या होगा? पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी मिलेगी, जो कि शॉर्ट टर्म इम्यूनाइजेशन के कारण होगी। क्या होगी? शॉर्ट टर्म। और यदि आपने रेडीमेड एंटीबॉडी लगा ली, एडमिनिस्टर कर दी, तो क्या होगा? पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपको मिलेगी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नोन एज बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर। तो सोशल वेलफेयर, बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर कौन सी डिसीज कहलाती है? सोशल स्टिग्मा पूछे तो बताना है लेप्रोसी। सोशल वेलफेयर पूछे तो क्या है? वो है TB। क्या है? ट्यूबरक्लोसिस के लिए बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जनरली TB आपने देखा होगा जो पॉवर्टी है, माल न्यूट्रिशन है, लैक ऑफ एजुकेशन है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह है, या फिर एक घर में 20-20 लोग रहते हैं, उनको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो TB के लिए इसीलिए क्या कहा जाता है? बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर। करेक्ट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर व्हाट इज द कवर अमाउंट फॉर ऑल डिसेबिलिटी इन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा बीमा योजना है उसके तहत कवर अमाउंट कितना है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या फिर 4 लाख। तो प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा बीमा योजना है उसके अकॉर्डिंग जो अमाउंट कवर किया जाता है वो होता है 2 लाख तक। यदि लॉन्च पूछें तो कितना, कब हुई थी लॉन्च? 9 मई 2015 को गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था। जो यहाँ पर अरुण जेटली उस टाइम पर कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे। लेकिन यहाँ पर पहली बार इसको लॉन्च किया गया था 8 मई को कोलकाता में, लेकिन इसका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ था वो हुआ था 9 मई 2015 को। इसके तहत जो कवर किया जाता है अमाउंट कितना? 2 लाख तक। नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इट इज नोन एज। यदि किसी कम्युनिटी में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में नए केस आते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? इंसिडेंस केस, प्रेवलेंस केस, पॉइंट प्रेवलेंस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। आपको वाइटल स्टैटिक्स में से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बहुत सारे, तो यहाँ पर तो ये कहलाएगा इंसिडेंस। क्या होगा? इंसिडेंस। अब यहाँ पर मैंने 4 से 5 टर्मिनोलॉजी यूज़ की है। तो हो गया कि जब आपकी बॉडी इंसिडेंस का मतलब है यहाँ पर आपके जो कम्युनिटी में नए केस आ रहे हैं वो होगा इंसिडेंस। प्रेवलेंस का मतलब होगा चाहे वो नए केस हो पुराने केस हो पूरे हो जाएंगे। प्राइमरी इंडेक्स केस, 2 टाइप के केस होते हैं, एक होता है प्राइमरी केस, दूसरा होता है इंडेक्स केस। इंडेक्स केस का मतलब है कि जब आपके डॉक्टर ने उस केस को क्या किया है? नोटिफाई किया है, नोटिस किया है, डॉक्यूमेंट किया है हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने। मान लीजिए जो कोविड है तो वुहान सिटी में हुआ था, या फिर ओमिक्रॉन को ही ले लीजिए, या फिर मंकी पॉक्स ले लीजिए, ये हो सकता पहले किसी और को हुए हो, लेकिन जब जो मरीज डॉक्टर के पास गया होगा, जब डॉक्टर ने आइडेंटिफाई किया होगा तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इंडेक्स केस। लेकिन ऑलरेडी यदि किसी पर्सन को जो फर्स्ट कम्युनिकेबल डिसीज हो गई, पहला कम्युनिकेबल केस हो गया, ये कोरोना हो गया या फिर ओमिक्रॉन हो गया, लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं गया तब भी वो पॉजिटिव है, तो वो कहलाएगा प्राइमरी केस। किसी डिसीज़ का फर्स्ट केस कहलाएगा कम्युनिकेबल डिसीज़ का प्राइमरी केस, लेकिन इंडेक्स केस कहलाएगा जब कोई डिसीज़ हो गई लेकिन जब इन्वेस्टिगेटर ने, डॉक्टर ने, हेल्थ केयर वर्कर्स ने क्या किया? उसको डॉक्यूमेंट किया है, तो वो क्या कहलाएगा? इंडेक्स केस। नेक्स्ट है यहाँ पर मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ पोलियो इन्फेक्शन। तो पोलियो का इन्फेक्शन रूट क्या है? थ्रू द वेक्टर, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, फीको ओरल रूट या फिर थ्रू द ब्लड। तो पोलियो हमेशा होता है फीको ओरल रूट से। किससे? फीको ओरल रूट से। नेक्स्ट है यहाँ पर ड्रग किट बी इज गिवन एट। तो जो किट वाले क्वेश्चन है आपको
नॉर्सेट के अलावा जिनका JIPMER के लिए पेपर है, GMCH का आई थिंक 28 अगस्त को अभी पेपर है, 8 दिन बाद आपका, तो सभी के लिए क्वेश्चंस इस तरीके के एग्जाम में आएंगे। तो ड्रग किट बी है जो किसको दी जाती, कहाँ पर अवेलेबल होगी, PHC सेंटर में, PCSC सेंटर में, सब सेंटर में, या फिर जो फर्स्ट रेफरल यूनिट होगी वहाँ पर। तो जो ड्रग किट बी है ये दी जाती है सब सेंटर में। अब इनके जो आइटम्स हैं, इनमें एग्जाम में किट के नाम ना पूछ के आपको एक्सेप्ट करके कौन सा आइटम कौन सी किट में रहेगा या फिर किस सेंटर में आपको मिलेगा। तो जो किट ए होती है और किट बी है, दोनों सब सेंटर के लिए रहती हैं, लेकिन किट ए में कंटेंट है, जो अमाउंट है आइटम से कम होते हैं, ओनली 5 होते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट होगा, टैबलेट होंगी आयरन फॉलिक एसिड की लार्ज और स्मॉल, विटामिन ए सॉल्यूशन होगा, टैबलेट कॉट्रीमैक्सोल रहेंगी पीडियाट्रिक यूज़ के लिए। अब यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कॉट्रीमैक्सोल क्यों यूज़ की जाती है, तो इनका यूज़ किया जाता है जनरली इसके लिए कम्युनिटी में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है उसके लिए। फिर आती है ड्रग किट बी। ड्रग किट बी में होते हैं ज़्यादा आइटम, मिथाइल अर्गोमेट्रिन रहेगा, टैबलेट रहेगी, पैरासीटामॉल रहेगा, तो टैबलेट और इंजेक्शन दोनों रहेंगे मिथाइल अर्गोमेट्रिन के, बेवेल्टाजोल रहेगी, डाइसाइक्लोमाइन होगी, ऑइंटमेंट होगा प्रोविडीन, सेट्रीमाइड होगी, कॉटन बैंडेज होगी और एब्जॉर्बेंट होगी। ये सब कहाँ पर होंगे किट बी में, जो कि सब सेंटर में रहेंगी। दोनों किट रहेंगी सब सेंटर में, तो आपको ये दोनों के जो कंटेंट है वो याद रखना है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज प्राइमरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो वाटर में यदि टेम्पररी हार्डनेस है तो किसके कारण होगी, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट के कारण, कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम नाइट्रेट या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो जो आपने अपने घर में बकेट्स देखी होंगी प्लास्टिक की या फिर स्पेशली स्टील की बकेट्स ले लीजिए आप, तो उनमें वाइट कलर का आपको यूज़ करते करते जो पानी आपके यहाँ आ रहा है, तो उस पानी कितना हार्ड है वो पानी, वो आप पता कर सकते हैं कैसे कि उस पानी में यदि आपने साबुन डाला तो कहते हैं फट जाएगा। दूसरा है उस आपकी जो बकेट्स है उसमें वाइट कलर की लेयर से धीरे धीरे जमना स्टार्ट हो जाएगी, वो किसके कारण है, पानी की हार्डनेस के कारण। और ये पानी की हार्डनेस है जो किसके कारण होती है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण। तो आपको ये क्लियर हो गया हो कि हार्डनेस ऑफ वाटर किसके कारण है, कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट के सॉरी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण। नेक्स्ट है यहाँ पर लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल कैन बी सीन इन। तो जो लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल है किस में देखने को मिलेगा, प्रोजेस्टेरॉन जरूरी क्यों होता है, नॉर्मल प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए, किसके लिए, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन जरूरी होता है। लेकिन लो किस में होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, APH में, PPH में या फिर मल्टीपल जेस्टेशन में। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है किसमें, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, किसमें, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में होता क्या है कि जो नॉर्मली फर्टिलाइजेशन होने के बाद स्पर्म और जो ओवम का जो फर्टिलाइजेशन हुआ है फैलोपियन ट्यूब में, इम्प्लांटेशन यूट्रस में होता है, लेकिन ये इम्प्लांटेशन है तो फैलोपियन ट्यूब में ही हो जाएगा। मोस्टली यही होता है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो इम्प्लांटेशन है वो फैलोपियन ट्यूब में ही हो जाए, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ट्यूबल प्रेगनेंसी। और कॉमन साइट क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब। और जो प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पर कहा है कि लेवल कम होता है किसमें, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। प्रोजेस्टेरॉन का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस की जो इनर लाइनिंग है, लेयर है एंडोमेट्रियम, उसको रेगुलेट करने का काम कौन करेगा। नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए जो हार्मोन जरूरी होता है वो कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन। रिलीज कौन करता है इसको, ओवरी। एंड जब प्रेगनेंसी में ओवरी से जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो रिलीज करेगा किसको, प्रोजेस्टेरॉन के लिए। फिर जो टेम्पररी ऑर्गन है प्लेसेंटा वो रिलीज करने लगता है, एंड थोड़ा बहुत इसको रिलीज करती है एड्रिनल ग्लैंड भी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर पेन इन काफ और ऑन डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ द फुट में इंडिकेट। इजी क्वेश्चन है कि यदि आपने थाई को पकड़ा, पैर को आगे की तरफ फ्लेक्स किया तो आपको पेन होगा कहाँ पर, आपका जो डॉर्सी जो काफ मसल्स है वहाँ पर आपको पेन होगा, इसको क्या कहा गया, ऑमन साइन। और किस डिसीज में देखने को मिलेगा, एन्यूरिज्म में, सेल्यूलाइटिस में, लिम्फेडीमा में या फिर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में।
तो पेन इन काफ मसल्स जिसको हम क्या कह रहे हैं, ये कहलाएगा होमन साइन, और ये देखने को मिलता है किसमें, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में। एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आएगा जिसको इलेक्टिंग होमन साइन कहा जा रहा है। पहले आप पेशेंट की थाई को सपोर्ट करेंगे एक हाथ से और दूसरे हाथ से पेशेंट के पैर को क्या करेंगे, फ्लेक्स करने का काम करेंगे। जब आप फ्लेक्स करेंगे और पेशेंट के पैर को इस तरीके से टर्न करेंगे जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा है, वो दर्द होगा कहाँ पर, काफ मसल्स में, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा होमन साइन, और देखने को मिलेगा किसमें, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑर्गन रिसीव्स ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही रिसीव करेगा, लंग्स है, ब्रेन है, स्प्लीन है या फिर लिवर है। तो ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो सप्लाई है ओनली, हमें कह सकते हैं रिसीव करने का काम है वो करेगा ओनली स्प्लीन। स्प्लीन ही है जो ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगी थ्रू द स्प्लीनिक आर्टरी के, हार्ट से सीधा स्प्लीनिक आर्टरी के थ्रू क्या होगा यहाँ पर, स्प्लीन ओनली ऑर्गन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर हार्ट वॉल इज मेड अप ऑफ, तो हार्ट वॉल किससे मिलके बनी होती है, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम और फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सभी लेयर्स हैं, और हार्ट की जो यहाँ पर लेयर्स बताई हैं ये कौन कौन सी हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम थिन इनर लेयर है, मायोकार्डियम मिडिल लेयर है, मस्कुलर लेयर है, एपिकार्डियम आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है। यहाँ पर तीनों जो लेयर है हार्ट वॉल 3 लेयर से मिलके बनती है, एपिकार्डियम आउटर प्रोटेक्टिव लेयर जिसको कहेंगे, मायोकार्डियम मिडिल मस्कुलर लेयर है, एंडोमेट्रियम इनर थिन लेयर है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर मिट्रल वॉल्व इज ऑल्सो रिफर्ड एज, मिट्रल वॉल्व का दूसरा नाम क्या है, ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी, बाइकस्पिड या फिर एओर्टिक वॉल्व। मिट्रल वॉल्व का दूसरा नाम है बाइकस्पिड वॉल्व। नेक्स्ट है यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन है, वन लाइनर, हाउ मच क्लोरीन इज रिक्वायर्ड टू डिसइंफेक्ट 20 लीटर ऑफ वाटर। यदि हमें 20 लीटर पानी को डिसइंफेक्ट करना है तो क्लोरीन की कितनी ज़रूरत होगी, तो क्लोरीन हमें 20 लीटर पानी के लिए 0.5 ग्राम क्लोरीन की ज़रूरत होगी। अब आपको 20 की जगह 40 लीटर दे दें तो 1 ग्राम की पड़ेगी, 40 की जगह 60 दे दें तो कैलकुलेट करके आपको एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन, टनल विजन इज सीन इन विच कंडीशन, तो टनल विजन किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, ग्लूकोमा में, कैटरैक्ट में, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज में या फिर ट्रोकोमा में। टनल विजन, टनल का मतलब होता है जो सुरंग टाइप से, कि आपको वही एक जो एक पर्टिकुलर आइटम है सामने वही बस चीज देखे, आपको आगे पीछे का कुछ नहीं दिखेगा, तो क्या कहलाएगा, टनल विजन। और ये किसमें देखने को मिलेगा, ग्लूकोमा में, कैटरैक्ट में, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज और ट्रोकोमा में। तो टनल विजन देखने को मिलेगा आपके लिए इस तरीके से, जो आपको मैंने कहा कि टनल विजन का मतलब सुरंग टाइप से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ नॉर्मल विजन में यदि आप देख रहे हैं तो आपको चारों तरफ का दिखेगा, लेकिन टनल विजन में क्या होगा, आपको एक पर्टिकुलर सामने कहीं चीज दिखेगा, आसपास तो कुछ भी नहीं दिखेगा। तो ग्लूकोमा में देखने को मिलेगा, इसमें ग्लूकोमा में, ग्लूकोमा में क्या है, ग्रुप ऑफ डिसीज भी हो सकती है जिसमें आपकी ऑप्टिक नर्व क्या होगी, डैमेज होने के चांसेस ज्यादा नहीं, तो क्यों होगा, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ने के कारण। और इसी तरह के साइन में क्या है, टनल विजन कॉमन साइन है। यदि जितनी भी आई डिसीज होती है, आपको एग्जाम में आता है इंडिया में सबसे ज्यादा जो ब्लाइंडनेस का कारण होता है कैटरैक्ट, क्या है, ओपेसिटी ऑफ लेंस और कैटरैक्ट। लेकिन टनल साइन पूछे तो ग्लूकोमा में देखने को मिलेगा। रिफ्रैक्टिव एरर्स यदि आपको कहे जाते हैं, ट्रोकोमा के लिए भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रोकोमा से स्ट्रेटजी जनरली एग्जाम में आती है आपको, तो वो भी आपको रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर व्हाट इज सीन इन दिस इमेज, में यहाँ पर एक इमेज दिख रही है, एक डमी के ऊपर एक मास्क टाइप से लगा है, विदाउट जो डमी के लिए यहाँ पर एक मास्क जैसा दिख रहा है, तो है क्या, बबल सीपीएपी, सीपीएपी, डीबीटी पंप या फिर ननदी अबव। तो क्या है इमेज में आपको दिख रहा है, तो इस इमेज में आपको दिख रहा है क्या है, सीपीएपी क्या है, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर में प्रेशर थेरेपी, जो कि एक मशीन है। जनरली पेशेंट को जब ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है तो उनको इजीली सांस लेने के लिए सीपीएप है जो यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो दिख रही है आपको, ये क्या है, सीपीएपी, बबल सीपीएपी ये रही यहाँ पर, नॉन
डिफिब्रिलेटर या फिर सक्शन मशीन है। तो ये है क्या? तो यहाँ पर जो आपको इमेज में दिख रही है क्या है, ये AED ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, जो कि पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और यहाँ पर जो कार्डियक अरिथमिया उसको जनरली डायग्नोस करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पर यदि इसका नाम पूछे तो क्या है, AED ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर मशीन। ये है पल्स ऑक्सीमीटर, कि ब्लड में जो ऑक्सीजन का लेवल कितना है वो चेक करने के लिए यूज किया जाएगा पल्स ऑक्सीमीटर। सक्शन मशीन दे रही है आपको, एग्जाम में आती है, इसके लिए सक्शन मशीन क्या है, पोर्टेबल सक्शन यूनिट है। यहाँ पर मशीन दिख रही है आपको, डिफिब्रिलेटर, लाइफ थ्रेटनिंग कार्डियक अरिथमिया हो, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो या फिर नॉन परफ्यूज वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, हार्ट फेलियर हो, जब कोई काम ना करे तब डिफिब्रिलेटर को यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन ECG ST सेगमेंट एलिवेशन इज सीन इन विच कंडीशन, विच डिसीज। तो यहाँ पर जो नॉर्मल ECG इस तरीके से होगी, लेकिन यहाँ पर जो ST सेगमेंट है क्या हो रहा है, एलिवेट हो रहा है। तो किसमें एलिवेट देखने को मिलेगा, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में, हाइपोकैलेमिया में, एंजाइना पेक्टोरिस में या फिर ऑल ऑफ द अबव में। तो आपको ये क्वेश्चन आते हैं, ECG को मैंने एक सेपरेट क्लास में ली हुई थी आपको। ECG में जो ST सेगमेंट है यहाँ पर क्या दिख रहे हैं आपको, एलिवेट दिख रहे हैं, इंक्रीज दिख रहे हैं। तो ये देखने को मिलेंगे मायोकार्डियल इंफार्क्शन में, किसमें, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में। यदि पीक टी वेव दिख रही है तो क्या है, हाइपरकैलेमिया। ये देखिए यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे तो, यदि टी वेव में इन्वर्सन देखने को मिल रहा है तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन है। ST सेगमेंट एलिवेट दिख रहा है, ST सेगमेंट एलिवेट दिख रहा है तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन है। ST सेगमेंट यदि डाउन साइड दिख रहा है, डिप्रेस दिख रहा है तो एंजाइना पेक्टोरिस है। QRS कॉम्प्लेक्स का जो इंटरवल है क्या दिख रहा है, वाइड है, मतलब क्या अरिथमिया है। पॉजिटिव यू वेव दिख रही है तो हाइपोकैलेमिया है। नेक्स्ट मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ वूफिंग कफ है। तो वूफिंग कफ परट्यूसिस 100 दिन की खांसी, इसका जो मोड ऑफ स्प्रेड है वो क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, फॉमिट से या फिर वाटरबॉर्न से। तो यहाँ पर फॉमिट का मतलब होगा कि कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो कंबल हो सकता है, चाहे वो आपका लैपटॉप हो सकता है, फ़ोन हो सकता है, उसमें कोई वायरस चिपक के आ जाए और आपके पास पहुँच जाता है तो वो होगा फॉमिट। अब यहाँ पर वूफिंग कफ का जो स्प्रेड मोड है वो क्या है, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जनरली स्नीजिंग कफिंग से होगा। बॉर्डिटेला परट्यूसिस एग्जाम में आता है, बॉर्डिटेला परट्यूसिस के थ्रू होगा। जो परट्यूसिस है यहाँ पर 100 दिन की खांसी या फिर वूफिंग कफ जिसको हम कहें, थ्रो स्नीजिंग कफिंग जो आपके ड्रॉपलेट उड़ेंगे उसके थ्रू हो गए। मेनली जो परट्यूसिस है लेस देन 2 ईयर एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, 2 साल से कम एज के बच्चे, उनको विंटर सीजन में सबसे ज़्यादा अफेक्ट करने वाली समस्या है। इसमें जब जो खांसी आती है तो कैसी आएगी, बार्किंग टाइप से, कैसी होगी, बार्किंग कफ है जो आपको देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल कौन सा है, हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट, एल्बो एंड नी जॉइंट, कार्पल्स एंड टार्सल्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ पर कौन सा है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है यहाँ पर हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट। कौन सा है, हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट। अब हम यहाँ पर ओनली 2 to 3 मिनट में क्या पढ़ेंगे, जॉइंट्स के टाइप, एग्जाम्पल, कितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं जो आपको एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर हिप एंड शोल्डर जॉइंट तो कौन सा हो गया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो अब टाइप ऑफ जॉइंट्स में हम देखेंगे, जॉइंट्स होते हैं कितने, एक होते हैं कार्टिलेजियस जॉइंट, दूसरे होते हैं फाइब्रस जॉइंट, तीसरे होते हैं साइनोवियल जॉइंट, क्योंकि इनमें साइनोवियस फ्लूइड है जो भरा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जॉइंट है वो फाइब्रस जॉइंट, जो सूचर्स के बीच में, जो स्कल में जो सूचर्स होते हैं उनके बीच में जो जॉइंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फाइब्रस जॉइंट, जो कि कनेक्ट होते हैं फाइब्रस टिश्यू से। और ये मेनली किसके बन के होते हैं, कोलेजन के, किसके, कोलेजन के। अब यहाँ पर जो फाइब्रस जॉइंट के एग्जाम्पल पूछे तो स्कल में जो जॉइंट होते हैं बोन्स के बीच में, स्कल बोन्स होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सूचर्स कहेंगे। तो वहाँ पर जो जॉइंट होंगे वो क्या कहलाते हैं, फाइब्रस जॉइंट। फिर आते हैं कार्टिलेजियस जॉइंट, जो कि कार्टिलेजियस जॉइंट क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करेंगे। मूवेबल जितने भी जॉइंट्स होते हैं
उनमें क्या होगा, कार्टिलेजियस जॉइंट होंगे, जैसे कि मेन्यूब्रम हो गया, स्टर्नम, सिम्फाइसिस प्यूबिस हो गया, इनके बीच में जो जॉइंट होगा कार्टिलेजियस जॉइंट है, जो कि बोन्स जो फाइब्रस जॉइंट है उनके बीच में। लेकिन जो कार्टिलेजियस जॉइंट मूवमेंट करवाते हैं वो एज कम्पेयर टू साइनोवियल जॉइंट के बहुत ही कम होता है। वर्टिब्रा के बीच में जो क्या होगा जॉइंट्स होंगे वो कैसे, कार्टिलेजियस जॉइंट है, क्योंकि ये किससे बने होंगे, कार्टिलेज से, फाइब्रोकार्टिलेज और हाइलाइन कार्टिलेज से। लास्ट आता है साइनोवियल जॉइंट, जिसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ होगा जो कि फ्रिक्शन में हेल्प करेगा, क्या होगा, जो घर्षण फ्रिक्शन है उससे हेल्प करेगा। अब साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, इनकी अलग अलग कैटेगरी होती हैं। इसमें आ जाते हैं प्लेनर जॉइंट, हिंज जॉइंट, पिवोट जॉइंट, कॉन्टिलॉइड जॉइंट, सैडल जॉइंट एंड वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। वॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाएगा हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट के बीच में। हिंज जॉइंट, जो हिंज जॉइंट है, जो एल्बो हो गया, नी हो गया, एंकल हो गया, यहाँ पर हिंज जॉइंट होगा। ग्लाइडिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर खिसकेंगे तो वो जो वर्टिब्रल डिस्क होती है वहाँ पर होंगे। पिवोट जॉइंट होगा हैंड और रेडियोल्नर जॉइंट में, तो क्या होगा, एग्जाम्पल होगा जॉइंट्स के। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे प्लाज्मा प्रोटीन विच डिटरमाइन ऑन्कोटिक प्रेशर। तो कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है जो ऑन्कोटिक प्रेशर को क्या करता है, रेगुलेट करेगा, हीम, एल्यूमिन, ग्लोबुलिन या फिर प्रोथ्रोम्बिन। तो ब्लड में सबसे ज़्यादा जो क्या होता है प्रोटीन होता है एल्यूमिन। और जो यहाँ पर ऑन्कोटिक प्रेशर के लिए, किसके लिए, ऑन्कोटिक प्रेशर के लिए हेल्पफुल होगा वो क्या होगा, एल्यूमिन प्रोटीन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर बफेलो हम्प इज सीन इन विच डिसीज। तो बफेलो हम्प है जो किस डिसीज में देखने को मिलेगी, कुशिंग सिंड्रोम में, सिफिलिस में, लॉर्डोसिस में या फिर काइफोसिस में। सभी जो कॉर्ड है वर्टिब्रा है तो उसमें होने वाली प्रॉब्लम्स हैं। कौन कौन सी, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्कोलियोसिस। सिफिलिस यहाँ पर क्या हो गई, कैस्ट्रेटी डिसीज हो गई। और जो बफेलो हम्प, कुबड़ जिसको हम कहेंगे, जैसे ऊंट का जो कैमल होता है उसका हम्प होता है जिसमें वो फैट स्टोरेज करके रखता है, वैसे ही ह्यूमन बीइंग में यदि बफेलो हम्प देखने को मिलता है तो ये नॉर्मल नहीं है। तो ये किसके कारण होगा, कुशिंग सिंड्रोम के कारण। जब आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल जो हार्मोन है उसका लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए तब होगा कुशिंग सिंड्रोम। और जो यहाँ पर हम्प देखने को मिल रहा है इसके लिए क्या कहा गया है, बफेलो हम्प। कॉमन सिम्टम राउंडेड रोजी फेस होगा, वेट गेन होगा आपका, और आपकी बॉडी जो अपर बॉडी है वहाँ पर फैट पैड आपको ऊपर आपको यहाँ पर देखिए देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, बफेलो हम्प। जैसे जिसको हिंदी में कहें तो कुबड़, क्या कहलाएगा, कुबड़। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज द अदर नेम फॉर थंब फॉरसेप्स। यहाँ पर थंब फॉरसेप्स की इमेज देख रही है, इसका दूसरा नाम क्या है, निडल होल्डर, कैलिस फॉरसेप्स, माउथ टीथ या फिर मॉस्किटो फॉरसेप्स। तो यहाँ पर इसका दूसरा नाम क्या होगा, जो थंब फॉरसेप्स दिख रहा है तो इसका दूसरा नाम है क्या है, माउथ टीथ। यहाँ पर ये देखिए जो चूहे के दांतों जैसे आपको यहाँ पर टर्न देखने को मिल रहा है कर्व के यहाँ पर, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, माउथ। विच ऑफ द फॉलोइंग अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन एडोलेसेंट। तो जो एडोलेसेंट ग्रुप होता है WHO के अकॉर्डिंग इसको कंसीडर किया गया है 10 से 19 साल तक का एज ग्रुप। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ का एडोलेसेंट एज ग्रुप में वो कौन सा है, फर्स्ट और लीडिंग कॉज सुसाइड, एक्सीडेंट, स्ट्रेस एंड इलनेस या फिर कम्युनिकेबल डिसीज। तो जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है वो सुसाइड तो करेगा नहीं, ना ही उनमें स्ट्रेस होगा, उतना स्ट्रेस इलनेस होता है एडल्टहुड पीरियड में। लेकिन जो यहाँ पर लीडिंग कॉज होगा डेथ का एडोलेसेंट में वो होगा एक्सीडेंट। कोई सा भी एक्सीडेंट हो सकता है, चाहे वो पानी में डूबने के कारण हो सकता है, कहीं से गिरने के कारण हो सकता है, तो डेथ का मेन रीज़न वही होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर अ ड्रग दैट रिलीज फ्रॉम फ्लैचुलेंस इज नोन एज। तो फ्लैचुलेंस का मतलब है यहाँ पर गैस बनना, हिंदी में कहें तो जिनको गैस बनती है उनको कौन सी मेडिसिन दी जाएगी, कार्मिनेटिव देंगे आप, एंटासिड देंगे, परगेटिव देंगे या फिर एस्ट्रिंजेंट्स देंगे। तो फ्लैचुलेंस के लिए जो मेडिसिन दी जाएगी वो कहलाएगी कौन सी मेडिसिन, कार्मिनेटिव ड्रग। क्या होगी, कार्मिनेटिव ड्रग। परगेटिव और लैक्सेटिव्स दिए जाएंगे जिनके लिए क्या हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, स्टूल को लूज करने के लिए दिए जाएंगे, बाउल मूवमेंट्स को बढ़ाने के लिए जिससे स्टूल बाहर निकल सके, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ हो जाए। एस्ट्रिंजेंट्स दिए जाएंगे यदि स्किन पर कुछ ब्लीडिंग हो रही है, माइनर एब्रेशन हुआ है, कट लगा है तो उसको
ठीक करने के लिए। नेक्स्ट वन है यहाँ पर ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ कुशिंग ट्रायड एक्सेप्ट। तो कुशिंग ट्रायड सिम्टम देखने को मिलते हैं जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ हो, तो सभी साइन देखने को मिलेंगे किसी एक को छोड़कर। सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, डायस्टोलिक हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया या फिर ब्रेडिपनिया। तो यहाँ पर कौन सा साइन देखने को नहीं मिलेगा कुशिंग ट्रायड में, तो वो होगा डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। कौन सा होगा? डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। यदि यहाँ पर ये देखिए कुशिंग ट्रायड है जो कि फिजियोलॉजिकल नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स होगा जब आईसीपी बढ़ेगा। और ये आईसीपी कब बढ़ता है? या तो हेड इंजरी हुई हो आपके लिए, किसी भी कारण से क्या हुआ हो, हेड इंजरी हुई हो या फिर कुछ ब्रेन का हर्निएशन हुआ हो, तभी बढ़ेगा इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ऐसा नहीं कि मेनिंजाइटिस हो जाए आपको और आपका आईसीपी इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि आपको कुशिंग ट्रायड सिम्टम्स दिख जाए। ट्रायड का मतलब 3। अब यहाँ पर कौन कौन से जो साइन हैं जो कुशिंग ट्रायड के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो वो होंगे यहाँ पर आपके 3 साइन। कौन कौन से? 3 साइन होंगे आपके, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिपनिया। तो सिस्टोलिक हाइपरटेंशन का मतलब है बीपी बढ़ेगा, पल्स कम होगी, दैट मीन्स क्या है? ब्रेडिकार्डिया। और रेस्पिरेटरी रेट भी कम होगी तो क्या कहलाएगा? ब्रेडिपनिया। और जनरली जब यही चीज़ें जब शॉक की कंडीशन होती है तब बीपी लो हो जाएगा आपका, सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों, पल्स बढ़ जाएगी, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी, तो ये शॉक में देखने को मिलेंगे। लेकिन कुशिंग ट्रायड पूछते हैं तो आईसीपी बढ़ेगा तभी ये 3 साइन देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर कुछ डिसीज़ हैं उनके जो क्लासिकल साइन है वो दिए हुए हैं। यदि डीएम की बात करें, डायबिटीज़ मेलाइटिस, तो इसमें 3 PS आते हैं एग्जाम में, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया। अस्थमा आता है तो अस्थमा में बीजिंग साउंड है, जब आप सांस छोड़ेंगे तब सुनाई देगा। ये क्या है? डिसीज़ के क्लासिकल साइन। सीओपीडी और एम्फाइसेमा का बैरल चेस्ट आएगा आपको। परनीसियस एनीमिया है तो बीफ लाइक टंग आपको देखने को मिलेगी। डीबीटी का जो क्लासिकल साइन है वो है हॉमन्स साइन। और भी यहाँ पर साइन है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, यदि मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मतलब होगा डब्ल्यूबीसी का कैंसर, तो डब्ल्यूबीसी के कैंसर में चारकोट ट्रायड निस्टैग्मस देखने को मिलेगा, इंटेंशनल ट्रिमर्स होंगे। टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में 4 डिसीज रहेंगे। कंजेनाइटल डिफेक्ट है तो इसमें पल्मोनरी स्टेनोसिस, ओवर राइडिंग ऑफ आओर्टा, VSD एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगा। यदि क्लबिंग ऑफ फिंगर्स आता है तो टेरेटोलॉजी का ही आप साइन है, एक यहाँ पर ये दिख रहा है आपको। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन रहा आपके लिए, ये रहा आपका क्वेश्चन, आपको बताना है कि व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट शोन इन दिस इमेज। तो यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है इस इमेज में, इसका नाम क्या है? कॉबलर निडल, ट्राइकोट बायोप्सी निडल, एन्यूरिज्म निडल या फिर ब्रेसिस निडल। तो नेक्स्ट क्लास होगी नॉरसेट की, उसमें इसका आंसर आपको दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, हैव अ गुड डे।